यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू करने की तैयारी के हवाले से आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इलेक्शन कमीशन। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग जानकारी देगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मुल्क भर में एसआईआर की क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से हिकमत अमली मुरतब की गई है, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी, इत्तला दी जाएगी कि कैसे ये एसआईआर पूरे देश में, पूरे मुल्क में लागू होगा। इसको लेकर आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी देगा कि पूरे मुल्क में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू करेगा। तो उसकी तैयारी किस तरह की होगी, खद्दोखाल कैसा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तरह की जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कल ये काफी अहमियत की हामिल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग पूरे देश में, पूरे मुल्क में एसआईआर को लागू करने की हिकमत अमली की जानकारी देगा। देश भर में एसआईआर लागू करने की तैयारी को लेकर इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ रूपरेखा तैयार की है, इसकी जानकारी कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जाएगी। सीएम उमर अब्दुल्ला, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर कि एक नया बिल पेश करने जा रहे हैं, जिसका मकसद किराए के मकानों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करेगी। ये अथॉरिटी किराए से जुड़े विवादों का तेजी से निपटारा करेगी और सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। इस कानून का उद्देश्य है कि किराए प्रणाली में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना है और झगड़ों को कम करना है और एक बेहतर व्यवस्था, मैनेजमेंट को लागू करना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बिल लाया जाना है। ये बिल किराएदार और मकान मालिकों के बीच के रिश्ते को हमवार करेगा, या कहा जा सकता है कि ट्रांसपेरेंट रखेगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से जानकारी दी है और इसका मकसद क्या है इस बिल का, कि इस बिल के तहत मकानों को व्यवस्थित करना है। इस बिल के तहत एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया कि जो बिल हम ला रहे हैं उस में एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जो मकान मालिक और किराएदार दोनों की जो हित हैं, दोनों का जो ख्याल रखा जाएगा, उनकी सिक्योरिटी पर ये मामूर होगा। ये अथॉरिटी किराए से जुड़े जो तनाज़े हैं उनको तेज़ी से निपटाएगी और साथ ही साथ ये भी इस रेंट अथॉरिटी से करने की कोशिश की जाएगी कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और पीडीपी की सदर हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर के रिहाइशगाह पर एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में बडगाम ज़िमनी चुनाव की हिकमत अमली पर चर्चा हुई है। मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनों को खिताब भी किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ धोखा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर से ये कहा है कि उन्हें बडगाम में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, जो स्पष्ट तौर पर जो सीधे सीधे आवाम की तौहीन है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से डरती है क्योंकि हम सवाल उठाते हैं। 50 वरियन कारकर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत रूस अशु पता बिशन मन जरूरत के तो आब सख्ती कजा छु ये बडगोम छु डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये क्या छु क्या नु छु दबन पावर दिमो फ्री, आब दिमो फ्री, गैस दिमो फ्री, नौकरी दिमो फ्री। खास कर यस रिजर्वेशन छु ओपन मेरिटस मस तत ऐसा करो कैसे ओपन मेरिट वाल के नौजवान छु वाले यानी वाद तीत यत का शुमार छु मगर तय छु पता कि यत वरियस मस कुस वाद गो पूर। इसलिए छु बडगाम के खाली पीडीपी वाले न वचस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लुकन दिया सवाल तो छु फैसला करो ये दुकानदारन तो ही वनो रोज 24 घंटे हाजिर, शटर रोज मे थोत, प्रत का चीज रोज मुफ्त, प्रत का चीज रोज तही वकफ, तम कोर शटर ते बंद, पावर ते बंद, स्मार्ट मीटर ते आबस लगे रेट
गैस सिलेंडर गई द्रोग नौकरी कथे बल्कि मुलाजमन कड़ानी लागान किया। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जी ए मीर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट के लिए कोशिश नहीं की। राज्यसभा चुनाव के दौरान जिन अनासिर ने धोखा दिया है उनकी पहचान की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करनी चाहिए। हमने तो पहले ही कहा कि सबसे पहली खुशी की बात यह थी कि 4 राज्यसभा सीटों की नोटिफिकेशन निकली थी जो लॉन्ग पेंडिंग थी, और ये 4 मेंबर जाकर पार्लियामेंट के अपर हाउस में जम्मू कश्मीर के अवाम की बात रखेंगे जो अनरिप्रेजेंटेड था अभी तक। और उसके साथ साथ जो कंपोजिशन यहाँ दिख रही थी उस हिसाब से तो 4 सीटें नॉन बीजेपी निकलने का पूरा उसमें स्कोप था, और जो रिजल्ट निकला उसमें 3 निकली और 1 नहीं निकाल पाए। मगर उसमें मुझे लगा जो अभी रिजल्ट सामने आए, जो इल्ज़ामबाजियां चल रही है, मगर बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि जो हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनके हाथ में बागडोर है, उन्होंने उस चौथी सीट को संजीदगी से लिया नहीं। वो बहुत पहले से ही लग रहा था कि जैसे वो बाजी उनने मतलब छोड़ी हुई है। और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर एनसी और बीजेपी पर फिक्स मैच का आरोप लगाया, इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी इस वक्त एक ही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का जो रिश्ता है ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से है। और ये तब से शुरू हुआ जब उमर अब्दुल्ला साहब ने बीजेपी गवर्नमेंट में एमओएस फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ज्वाइन किया। तब से बल्कि मैं ये कह सकता हूं जो उमर साहब की जो पॉलिटिकल शुरुआत है वो तब से ही शुरू हुई कि जब उसको बीजेपी ने हाइप दी, पोजीशन दी, और इस हद तक उनका रिश्ता रहा। मैं हैरान हूं लोग यहां क्यों नहीं समझते कि एक वक्त आया कि नेशनल मरकज में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सोज साहब ने मरकजी सरकार की जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था सरकार को, सोज साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर थे, एमपी थे। उन्होंने अपने कॉन्शियंस से, ज़मीर से पूछकर उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट दिया। और हैरानगी की बात है लोग याद ही नहीं रखते इसी बुनियाद पर, इस वजह से कि उसने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने सोज साहब को पार्टी से खारिज कर दिया कि पार्लियामेंट में उनको ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि बीइंग ए नेशनल पार्टी, क्योंकि रीजनल पार्टी को इतना टाइम नहीं मिलता पार्लियामेंट में। लेकिन अगर यहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्ट से कांग्रेस का उम्मीदवार वहां जाता राज्यसभा में तो जम्मू कश्मीर के जो बहुत से जो इश्यूज हैं उनको मदद मिलती। लेकिन उनका सीक्रेट पैक्ट था, उनका फिक्सिंग मैच था, और वह आज साबित हुआ कि देखिए वो कैसे दूसरों पर शक कर सकता है। उमर अब्दुल्ला साहब उसने वोट नहीं डाला, ये नहीं डाला। आज ये साबित हो रहा है कि हमारा फैसला, सजाद गनी लोन का फैसला सही था। आइए, अगर महबूबा जी की पार्टी पर, उनके मेंबरों पर, उससे इंडिपेंडेंस पर इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब डाउट करते हैं कि उन्होंने वोट नहीं डाला, तो वो सजाद लोन पर क्यों नहीं कर सकते थे? लिहाजा सजाद लोन ने साफ कहा पहले ही, कहते कुछ भी हो लेकिन मैं अपने आप को डिबेटेबल नहीं बनाऊंगा, डिस्प्यूटेड नहीं बनाऊंगा। मेरे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी सेम है, इनका सीक्रेट पैक्ट है, उनका फिक्सिंग मैच है, इसलिए मैं दोनों को वोट नहीं डालूंगा। और आज उनका फैसला सही निकला, क्योंकि अब जिन्होंने उनको वोट डाला उनका भी उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं उन पर शक है, अपनी पार्टी पर नहीं है। लेकिन हमारा मानना है जब हम वोटर्स जो तरीकाकार है, हमारे प्रेसिडेंट वो बिल्कुल इसका पूरे तरीके से पेश किया आज मीडिया को, वो बराबर लगता है कि जो ये क्रॉस वोटिंग है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुई और उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को जितवाया और अपने कैंडिडेट को हरवाया।
आगे बढ़ेंगे। बीजेपी पुलवामा इकाई ने पामपुर के तुलबाग में पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 127वें एपिसोड को इज्तिमाई तौर पर सुना। ये प्रोग्राम बीजेपी के जिला सदर इंजीनियर शौकत गयूर की सदारत में मुनक्किद की गई थी, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता यानी कारकुनान और मकामी लोगों ने भाग लिया, हिस्सा लिया। वहाँ लोगों ने पीएम के खिताब को ध्यान से सुना, जबकि शौकत गयूर ने जन भागीदारी की सराहना की और कहा कि मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। यहाँ पर इस बूथ के बहुत सारे वोटरों ने, यहाँ के रहने वालों ने मन की बात यहाँ पर सुनी बहुत ही अच्छी तरह से, और मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। और आप देख रहे हैं कि साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को पामपुर में एक बहुत बड़ी सफलता मिली। एक होनहार, पढ़े लिखे, बेदाग बिजनेसमैन ने, जो बहुत ही जाने माने समाजी और सियासी कारकुन हैं, शौकत अहमद बाट साहब, उन्होंने आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत हासिल की। और सिनावारी के एमएलए हिलाल अकबर लोन ने इतवार को बांदीपुरा जिले के घाट शिलवट गांव में मैग्नेमाइजेशन कार्य का काम का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट से मकामी लोगों की जो देरीना मांगी थी वो पूरी हो गई हैं। मैग्नेमाइजेशन के काम का मकसद मकामी लोगों के लिए पहुंच में सुधार करना है और साथ ही साथ आमदोरफ्त को आसान बनाना है। काम शुरू होने पर मकामी लोगों ने सरकार और खुसूसी तौर पर एमएलए हिलाल अकबर लोन का शुक्रिया अदा किया। जब भी मैं यहाँ आया करता था इलेक्शन के दौरान, तो इलेक्शन के दौरान इनकी ये बड़ी मांग रही है कि हमारी जो सड़क है खस्ता हालत में है और विदाउट मैग्नेमाइजेशन है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इनको वादा दिया था इलेक्शन में ही कि जो भी हमारी सरकार बनेगी तो इस पे काम होगा। चलो शुक्र अल्लाह का, बहुत सारी ऐसी सड़कें जो सोनावारी में थी जो खस्ता हाल थी, तो अब धीरे धीरे उनमें काम हो रहा है। तो ये जो मामला है इसका घाट शिलवट का, तो बिल्कुल ये आज के मौसम में तो नामुमकिन था। तो जितनी भी सड़कें अप्रूव हुई थी, लेकिन इन्होंने मुझे बड़ा मजबूर किया। मैंने इनको बोला कि घर बैठे कोई काम नहीं होता है, तो फिर मैं इनको सेक्रेटरीट ले गया। तो सेक्रेटरीट में 1-2 दिन लगे इसमें कराने में, अप्रूव कराने में, पैसे लाने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो मैंने इनको वादा दिया था कि ये हो जाएगा। चलो इनको आज राहत मिलेगी, मैग्नेमाइजेशन काम शुरू हुआ है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ मसाइल हैं और तो वो भी हल हो जाए। फिलहाल जम्मू कश्मीर में रुकेंगे, न्यूज़ में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे यहाँ से। जम्मू पहुंचे जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रभारी तरुण चुग। राज्यसभा चुनाव में विजयी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। लद्दाख में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता बोले, लद्दाख हिंसा की जांच के लिए लेह में न्यायिक जांच आयोग की टीम, उम्मीद है जल्द ही अपने रिपोर्ट सौंपेगी जांच आयोग की टीम। शिया फेडरेशन के सदर आशिक हुसैन ने दरबार मूव बहाल करने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि दरबार मूव बंद होने के दौरान जम्मू के लोगों को झूठे वादे दिखाए गए थे और अब दरबार मूव बंद होने से जम्मू के लोगों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। आशिक हुसैन ने आगे कहा कि उन्होंने शख्सी तौर पर इस मामले में अहमियत और खुसूसी कोशिशें की और उनके जो कोशिशें उनकी तरफ से की गई थी वो रंग लाई हैं। दरबार मूव की बहाली से जम्मू के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए, दरबार मूव जो 2019 में गालिबन मेरे ख्याल में ये बंद हुआ था, तो ये बहुत बड़ा गलत फैसला था। ये बहुत बड़ा गलत फैसला जम्मू का, खासकर जम्मू के लोगों के लिए बिल्कुल ये उनके लिए कत्ल का मुतराफ था। ये कि उनको आपने किसके रहमो करम पर रखा कि हमारा सारा कारोबार जो है जम्मू के लोगों का, हम तो पलते थे इन्हीं पर कि दरबार मूव आएगा तो हम 2-4 महीने काम करेंगे, 1 साल भर की रोजी खाएंगे। इस तरह हमारे बाकी हिंदू भाइयों का कारोबार भी था। तो बहरहाल एक सियासत थी, उसमें फैसला गलत हुआ और मैंने वाहिद, ये क्रेडिट मुझे जाता है, मुझे फ़ख्र है कि मैंने ही इस
केस को बार बार मैंने दरबार मूव का मैंने उसको दोहराया। और क्योंकि अब हमारे हिंदू भाई वो जो है उस वक्त जो फैसला हुआ उनको सबज बाग दिखाए गए, सेंटर ने बड़े सबज बाग दिखाए, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, फिर फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उसके बरकत जब देखा उन्होंने उस वक्त मिठाइयाँ बांटी, भांगड़े डाले। अब चूँकि वो पछतावा उनको हुआ देर पा, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो मुझे ही कहते थे, आशिफ साहब आप ही बोल पाते हैं, आप ही बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे हमें अपने ही लोग मार डालेंगे। कल तक तो मिठाई बांट रहे थे, ताना करेंगे, हमें जीते जी मार देंगे। लिहाजा कामयाब ये बहुत बड़ा फैसला किया, मैं वेलकम करता हूँ। 24 सितंबर लेह में हुई हिंसा की जांच न्यायिक जांच टीम करेगी। हालांकि न्यायमूर्ति डॉक्टर BS चौहान की सदारत वाली न्यायिक जांच टीम ने अभी तक अपनी जांच शुरू नहीं की। न्यायमूर्ति BS चौहान शनिवार को ले पहुंचे थे, शनिवार को, और लेकिन बताया जा रहा है कि जो जोग्राफियाई तब्दीली है उसकी वजह से वो इस वक्त थोड़े बीमार हैं, इसलिए इतवार को जांच शुरू नहीं हो पाई। उन्होंने सभी अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए। न्यूज़ 18 के व्यूवर को जुले मैं मुरब्ब तंजीन आपको बता दूं कि जो 24 सितंबर की हिंसा को लेकर लद्दाख में एक जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बैठा है, तो जज साहब इस वक्त लद्दाख में है। आप उनको आके एक दिन हो चुका है। आपको बता दूं जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में 3 मेंबर कमेटी बैठाया गया, तो उनका जांच 25 तारीख से शुरू होना था और 28 तारीख तक के लिए फर्स्ट फेज में। तो आपको बता दूं इस वक्त वो जो मेरे पीछे जो गेस्ट हाउस है इसी में बैठा हुआ है। तो आपको ये भी बता दूं कि आज ये जानकारी निकल के आया कि आज उनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण आज कोई किसी से मिलने की उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं रखा है। आपको बता दूं कि काफ़ी लोग जो लद्दाख की हिंसा को लेके इनसे जो जस्टिस से मिलने का समय था वो आज इस वक्त 2 बज चुके दिन के, तो अभी तक कोई मिलने नहीं आया। तो ये खबर निकल के आ रहा है कि इनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं रखा। तो कल की बात करें तो एपेक्स के चेयरमैन सिरिंग दोरजे जो आज ही दिल्ली से पहुंचे, तो वो कल मिल सकते हैं। साथ ही साथ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, साथ ही साथ रिलीजियस लीडर भी कल उनके साथ मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और आपको बता दूं जो 24 तारीख की हिंसा के बाद जो जांच कमेटी बैठा है उसको लेके फिर लद्दाख के जो MHA के साथ टॉक होना था कि एपेक्स और KDA को, वो टॉक रिज्यूम हो चुका है, क्योंकि जो जुडिशल इंक्वायरी की मांग थी वो पूरा हो चुका है। तो इस वक्त अभी जस्टिस यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन आज तबीयत ठीक ना होने के कारण आज कोई मीटिंग नहीं रखा। तो इस वक्त 2 बज चुके, अभी तक हम यहाँ पर बैठे हुए थे, तो इससे कोई मिलने नहीं आया। तो कल उम्मीद है कल काफ़ी लोग यहाँ मिलने के लिए आएंगे, तो हम अब तक की जो पल की खबरें पहुँचाते रहेंगे। मैं मुरब्ब तंजीन, नेटवर्क 18 के लिए लेस है। गांधरबल जिला पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया और रन फॉर यूनिटी को SSP खलील अहमद पोसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो एकजुटता और सामूहिक भावना का प्रतीक बनकर दौड़ में प्रतिभागियों के साथ शामिल हुए। इस दौड़ में बड़ी संख्या में स्कूली तलबा और नौजवानों, साथ ही साथ पुलिस एहलकारों ने जोश खरोश के साथ और देशभक्ति के जोश के साथ भाग लिया। डिफरेंट ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया और ये सीरीज़ हमारी 31 तक चलेगी। जो ड्रग पेडलर और कंज्यूमर्स उन पे हमने कड़ी नज़र रखी है। कुछ लोगों को अभी जेल भी भेजेंगे हमारा प्लान, उनके खिलाफ PSA भी लगाएंगे। यूथ के लिए एक ही मैसेज है, ड्रग्स को छोड़ दो प्लीज़ एंड प्लीज़, ड्रग्स को अवॉइड कर दो। ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे लोग अवेयर होते हैं, लाइक ड्रग्स से दूर रहते हैं। अगर इन चीज़ों में इंसान पार्टिसिपेट करेगा तो बहुत फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों से। और हम इनका बहुत शुक्रगुज़ार है, लाइक ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट, मतलब हर साल ये। टंगमर के सुदूर इलाके में रहने वाले मुर्तज़ा मुश्ताक स्कीइंग, वाटर स्पोर्ट्स और अन्य खेलों में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड्स जीते हैं और अब खेल के हर मैदान में अपनी प्रतिभा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने श्रीनगर की डल झील में भी पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। उनका कहना है कि वो खेल के हर मैदान में अपनी पहचान बना रहे हैं। पहले स्कीइंग करता था गुलमर्ग में, बहुत टाइम होगा मुझे स्कीइंग करते हुए। तो फिर मैंने ISM में कोर्स किया है, बेस्ट वाटर स्कीइंग कोर्स। तो वहाँ मैंने 2nd पोजीशन लिए है। तो वहाँ जो वाटर स्कीइंग और स्कीइंग
वो सेम है। किन लोगों के साथ आपका मुकाबला रहा है जब आपने मेडल जीता? तो वहाँ बहुत सारे थे, बाहर स्टेट से आते थे, तो कश्मीर के भी थे बहुत। तो कितने मेडल जीते आपने? वहाँ में 2 मेडल जीते हैं सर। तो उसमें टोटल मेडल आज तक जीते हैं, कितने अवार्ड जीते हैं, कहाँ कहाँ खेला है, चाहे स्कीइंग है या बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं? और सबसे पहले मैं 2015 में सर गुलमर्ग गया था, तो वहाँ मैंने स्कीइंग किया। फिर उसके बाद मैंने 2015 में सर, उस टाइम में 5 साल का था। फिर उसके बाद मैंने बेसिक कोर्स किया है यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के साथ सर। तो उन उस्तादों ने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाए। उसके बाद उन्हीं के साथ मैंने इंटरमीडिएट भी किया है, उन्हीं के साथ एडवांस भी किया है सर। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है, डिस्ट्रिक्ट उसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए 2 रेसों में, जेड सलालम। उसके बाद आर्मी रेस हुई, चिनार ओपन रेस, उसमें मैंने 3rd पोजीशन लाई है। तो उसके बाद स्टेट चैम्पियनशिप हुई, उसमें मैंने गोल्ड मेडल 2 लाए। उसके बाद वाटर स्कीइंग के लिए गया, तो वहाँ मैंने 2nd पोजीशन ली। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमने खेला वाटर स्कीइंग के साथ, वहाँ भी मैंने 1st पोजीशन ली और उसका स्टेट भी हो गया, तो वहाँ में मैंने 1st। और पुलवामा की पछार फल मंडी में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण फल किसानों और व्यापारियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पछार फल मंडी में मैग्नेमाइजेशन ना होने की वजह से यहाँ धूल और गंदगी काफ़ी उड़ रही है, जिससे यहाँ के कारोबारी और कामगार लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मंडी से जुड़े किसानों ने इंतजामिया से मांग की है कि पछार मंडी में मैकडम बिछाया जाए ताकि यहाँ आने वाले किसानों और कारोबारियों को राहत मिल सके। मंडी है, ये पछार मंडी है। यहाँ पर इस वक्त जो है काफ़ी जो मिट्टी धूल जो आप खुद देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लेबर्स है, ये जो ग्रोवर यहाँ पर आते हैं या यहाँ बाहर से मेहमान आते हैं, तो मुझे लगता है कि छाती का इन्फेक्शन ज़्यादा होने वाला है। तो मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश है कि इस मंडी को मैग्नेमाइज किया जाए ताकि जो धूल मिट्टी यहाँ पर उठ रही है इससे निजात मिले। ये बेचारे लेबर्स हैं वो भी टीबी के काबिल हो गए। अब मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि जो भी हुकाम है उनको बोले इसको मैग्नेमाइज करें। बिजना क्षेत्र में स्थित माइनर नहर की जर्जर हालत की वजह से मकामी लोगों और किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहर की सफाई और मरम्मत लंबे वक्त से नहीं होने की वजह से इसमें जगह जगह कचरे भर गए हैं, जिससे पानी की सुचारू रूप से बहाव नहीं हो पा रहा है। इसमें मुश्किलात आ रही हैं। किसानों का कहना है कि नहर से इरिगेशन नहीं होने की वजह से उनके फसलों पर असर पड़ रहा है और उन्हें माशी नुकसान झेलना पड़ रही है। साथ ही साथ मकामी लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि महकमे की लापरवाही की वजह से नहर की जो हालत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। मकामी लोगों ने इंतजामिया और साथ ही साथ सिंचाई महकमे से, इरिगेशन महकमे से मांग की है कि नहर के जल्द से जल्द सफाई और मरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके और पानी की कमी को दूर किया जा सके। सर आज मैं चैनल के थ्रू माध्यम से एक मैसेज देना चाहना कि जी नहर बिशना माइनर नहर है जी बेले हरसा दबड़ की सारी लगती है और बिशना टाउन के विचों निकलती अगे, इसकी बड़ी खस्ता हालत है। और किसान इसलिए अक्तूबर महीना खत्म हुआ था, नवंबर च कणक राना शुरू करनी है। तो कुछ जमीन ऐसियां ने जिन्हें पानी लाइए कणक रानी है। तो महकमा इरीगेशन वाले ध्यान देन कि पानी कियां लाना जी किसान ने। ये कन्नै एग्रीकल्चर वाले आखते कि पानी लगाओ 21 दिन बाद पानी लगाओ पहला पानी, या फिर 72 अच्छा होना चाहिए कणक राह्ने हुई। तो अस ये दसना चाहते हैं कि अस पानी कियां लागे इस नहर का। तुस हालत देखो गंद कन्नै भरोची दी है, पानी की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि पानी लंघे। नहरों की सफाई अभी तक नहीं हुई है और ज़्यादातर जो गंदगी है उसमें गिरी हुई है। और जो हमारे रेडी वाले, जो कुलचे वाले, जिन्होंने जो नहर के किनारे रेडियाँ लगाई हुई हैं, और सब्जी वाले, ये भी अपना सारा गंद नहर में ही फेंकते हैं। तो प्रशासन कब जागेगा, कब तक सोया रहेगा, क्योंकि इसी पानी के ऊपर हमारी आगे वाली जो गेहूं की फसल है वो निर्भर करेगी।